नमस्कार, मैं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना के ताजा हालात पर। इसके साथ आपको बताएंगे कि संक्रमण के बुरे दौर में भी टीकाकरण में गिरावट क्यों। बताएंगे आपको कि कहां सरकार ने WHO की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है और क्यों लगाया है सरकार पर बड़ा आरोप। और आपको बताएंगे कि कोरोना से हुई मौत पर क्यों झूठ बोल रही है पूरी दुनिया। आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्यों कहा कि मौत के आंकड़े झूठे हैं। लेकिन सबसे पहले बात देश में कोरोना के हालात पर। 24 घंटे में क्या कुछ स्थिति है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो पिछले 24 घंटे में देश में 2,57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,57,630 है, जबकि मौत का आंकड़ा 4,194 है। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हैं। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,23,400 है। तो स्थिति पिछले 24 घंटे की यह है। मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। चलिए जरा राज्यों के अभी हाल आपको फटाफट बता देते हैं कि राज्यों की क्या कुछ स्थिति है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 5,154 नए मरीज मिले हैं, 10,151 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई है और 49,000 से ज्यादा फिलहाल एक्टिव हैं। झारखंड की स्थिति भी देख लीजिए। झारखंड के क्या हालात हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2,151 मरीज मिले हैं, जबकि 4,117 मरीज ठीक होकर घर वापस गए हैं। 46 मरीजों की मौत हुई है और 24,000 से ज्यादा फिलहाल एक्टिव है। तो यह स्थिति झारखंड की है। दूसरे राज्य की स्थिति अगर यूपी की बात कर लें यानी कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7,682 नए मरीज मिले हैं, 17,668 मरीज ठीक हुए हैं, 172 मरीजों की मौत हुई है, 1,06,000 से ज्यादा फिलहाल एक्टिव है। अगर बात इसके अलावा बंगाल की कर लें तो बंगाल में पिछले 24 घंटे में 19,847 नए मरीज मिले हैं, जबकि 19,017 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। 159 मरीजों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,32,000 से ज्यादा है। इसके अलावा अगर दूसरे राज्य कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 36,184 नए मरीज मिले हैं, 52,581 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, 353 मरीजों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है, 5,14,259 फिलहाल एक्टिव। केरल की स्थिति भी देख लीजिए। केरल में 29,673 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। पिछले 24 घंटे के अंदर 41,032 लोग ठीक होकर घर गए हैं, 142 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर लें तो 3,06,719 है। वहीं महाराष्ट्र की स्थिति भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में 29,644 मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में, 44,493 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, जबकि मरने वालों का संख्या जो है, मरने वालों की जो आंकड़ा है यहां पर सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है, 1,263 लोगों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,69,000 से ज्यादा। यह स्थिति महाराष्ट्र की है। इसके अलावा जरा आंकड़े आपको मई के भी बता देते हैं। मई में देख लीजिए किस तरीके से मौत का आंकड़ा कभी बढ़ा है कभी घटा है। 14 मई की स्थिति आपको बता रहे हैं, 3,43,000 से ज्यादा नए मरीज, 3,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर गए हैं, 4,000 मरीजों की इस दिन मौत हुई थी। 15 मई को जो आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए थे उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 3,26,000 से ज्यादा नए मामले मिले थे। इसके अलावा 3,53,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए थे, 3,890 लोगों की उस दिन मौत हुई। 16 मई का भी आंकड़ा देख लीजिए। 3,11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले थे, 3,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर गए थे, 4,077 मरीजों की मौत हुई थी। 17 मई का आंकड़ा देख लीजिए। 2,81,000 से ज्यादा नए मरीज मिले थे, 3,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर गए थे, 4,106 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा 18 मई की अगर बातचीत कर रहे हैं तो 18 मई को 2,63,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर लोग पॉजिटिव पाए गए थे, 4,22,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए थे, 4,329 लोगों की मौत हुई थी। 19 मई का आंकड़ा देख लीजिए। 19 मई को 2,67,000 लोग से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए थे, 3,89,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए थे, 4,529 लोगों के इस दिन मौत हुई थी। यह स्थिति 19 की थी। 20 मई की स्थिति देख लीजिए। 2,76,110 पॉजिटिव पाए गए थे, 3,69,000 से ज्यादा ठीक होकर घर गए थे और 374 मरीजों के उस दिन मौत हुई थी। 21 मई का आंकड़ा देख लीजिए। 2,59,551 पॉजिटिव मिले थे, 3,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर गए थे और 4,209 मरीजों की मौत हुई थी। 22 मई का आंकड़ा देख लीजिए। 22 मई का आंकड़ा आपको बता रहा है कि 2,57,299 पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर,
3,57,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए हैं और 4,194 लोगों की मौत हुई। तो यह स्थिति देश में कोरोना को लेकर है। तमाम आंकड़े हमने आपको बताए ताकि आप स्थितियों को देखकर समझ सके। सीधे न्यूज रूम चलते हैं। न्यूज रूम में हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, स्थितियां ये हैं कि देश में कभी कम कभी ज्यादा आंकड़े में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आंकड़े अभी इसी तरह से देखने को मिलेंगे, कभी ज्यादा कभी कम ये बना रहेगा, लेकिन 25 और 26 के बाद ये आंकड़ा कमना शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक बेहतर स्थिति में हम पहुंचने के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफी है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है और कोई लपित नहीं है। सच्चाई ये है जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। पीक का जो दौर था वो तकरीबन अब जो है खत्म हो चुका है। अब जो स्थितियां हैं 25-26 के बाद पूरी तरह से वो ढलान पे आप कह सकते हैं। जो कोरोना वहां से फिर ढलान पे होगा, जो आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं, खासकर जो मौत का आंकड़ा है वो आस्ते आस्ते अब रिकवर होने लगेगा और बेहतर स्थिति में हम पहुंचने लगेंगे। लेकिन इस बीच एक चुनौती और भी आ रही है कि क्या हम मार्केट को खोलें, क्या हम स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लॉकडाउन को हम खोलें, ये एक बड़ी चुनौती होगी इस बीच में। और कैसे खोले ये भी एक चुनौती होगी। राजेश, कैसे खोले, इसके लिए प्रबंधन क्या करे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये सवाल एकदम जायज है। एक बड़ी चुनौती है कि आखिर सरकार इसको कैसे खोले, कैसे आम लोगों की जो दिनचर्या है उसको सामान्य करे। तो एक तरफ कोरोना से भी बचना है, दूसरी तरफ जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे लोग हैं, उनकी जिंदगी को ही बचानी है। ऐसा ना हो कि कोरोना के चक्कर में हम भूख से मर जाए, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। तो ये दोनों सेक्टर पर सरकार को काम करने की जरूरत है। फिलहाल अभी जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार कोरोना पर फोकस किए हुए है, जबकि जरूरत इस बात की भी है कि आप बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं कायम रख सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। लोग क्या करेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो आदमी खुद ब खुद मौत का शिकार होगा। तो उससे बेहतर ये है कि इसके साथ पैरेलल भी हमें एक व्यवस्था करनी होगी कि लॉकडाउन को अगर हम खोलें तो किस फेज में खोलें और किस तरह से खोलें ताकि कोरोना भी प्रभावित ना हो, लोगों का जो रोजी रोजगार है वो भी प्रभावित ना हो। इसके लिए बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। राजेश साहब बन रहे हैं हमारे साथ, आपसे फिर से जुड़ेंगे। तो स्थितियां ये हैं कि बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। सड़कों पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी रोज कमाकर रोज खाने की होती है, वैसे लोगों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो तमाम अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, जो मार्केट हैं, जो दुकानें हैं, वो चलती हैं तो फिर अर्थव्यवस्था भी दौड़ती रहती है, उसको भी लेकर सोचने की जरूरत है। लेकिन टीकाकरण में गिरावट क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल है कि देश में एक तरफ कोरोना के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन टीकाकरण में गिरावट। तो कोरोना संकट के बीच में देश में टीकाकरण में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 40 दिनों के भीतर देश में करीब 50% की यह गिरावट दर्ज की गई है। संक्रमण के बुरे दौर में भी टीकाकरण में गिरावट, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। टीकाकरण में गिरावट पर विशेषज्ञों ने बेहद गंभीर चिंता जताई है कि आखिर कैसे यह गिरावट हो रही है। अप्रैल में औसतन प्रतिदिन जो था वो 30 लाख से ज्यादा जो थी वो खुराकें लग रही थी, लेकिन यह आंकड़े मई में देख लीजिए। मई में प्रतिदिन औसतन 16,22,000 से ही कुछ ज्यादा डोज लगाई जा रही है। अप्रैल में आपको आंकड़े इस तरीके से आ रहे थे। ये आंकड़े जो है वो कोविड-19 इंडिया ORG के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। तो स्थिति यह है कि देश में कोरोना तो बढ़ रहा है लेकिन आंकड़े जो टीकाकरण के है उसमें गिरावट आ रही है। चलते एक बार राजेश के पास, बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि देश में टीका की क्या स्थिति है, कितने टीके हैं और चाहिए कितने और कमी कितनी है। राजेश, स्थिति यह है कि देश में कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन टीकाकरण में गिरावट। नहीं, ये एक सबसे बड़ा चिंता का सवाल है और इसको आप देखिए कि अगर ये हालात बना रहा तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कमी क्यों है। हमारा प्रोडक्शन ना के बराबर, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सरकार जो है व्यवस्था और सरकार की जो प्रबंधन है, टीके को लेकर जो प्रबंधन होना चाहिए वो गड़बड़ है। अब प्रोडक्शन कम है, सरकार ने किया क्या कि 45 से ऊपर वाले को टीका लगाने के लिए कह दिया, फिर 45 से नीचे वाले को टीका लगाने के लिए कह दिया, फिर 18 से जो नीचे हैं उनके लिए फिर जांच शुरू हो गई उसकी। तो ये तमाम जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं
सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीरम के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा कि पहले प्रोडक्शन ही पर ध्यान देने की जरूरत थी। बिल्कुल, सीरम के बारे में राजेश आपसे बातचीत करेंगे। सवाल मेरा यहां पर यह उठ रहा है कि मार्च में या अप्रैल में टीकाकरण की अगर औसतन प्रतिदिन की बातचीत कर रहे हैं तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा प्रतिदिन लोगों को टीका लगाया जा रहा था। ये आंकड़े अप्रैल के बाद मई की जब स्थिति खराब हुई, जहां मौत का आंकड़ा बढ़ा, संक्रमण बढ़ा, हमने आंकड़ों का रिकॉर्ड बना दिया देश में, लेकिन 50% की गिरावट आ गई। आंकड़े जो प्रतिदिन वाले आ रहे थे, जो औसतन आंकड़े थे टीकाकरण के, वो 16 लाख से कुछ ही ज्यादा रह गए। ये स्थिति समझ से परे है। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है जो प्रोडक्शन हमारा नहीं है। उसके बाद जिस वक्त हम पहले फेज से उबर रहे थे और स्थिति कुछ सामान्य हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा टीका यहाँ का था हम लोगों ने बाहर भेज दिया। अभी दक्षिण अफ्रीका तो ब्राजील और अन्य देशों में हमने टीका भेजा, तकरीबन 6.5 करोड़ डोज हम लोगों ने बाहर भेज दिया। तो एक बड़ी गलती हम लोगों ने वहां की। दूसरी हम लोगों ने गलती क्या की, जो प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए था, वो प्रोडक्शन जिस स्तर पे होना चाहिए था, WHO का जो काम है, जो WHO का जो मापदंड है, प्लस जो सीरम ने जो प्रोडक्शन किया था उसके अनुसार हम लोगों ने काम नहीं किया। चलिए, तो सीरम की आपने बातचीत की राजेश, आपने WHO की बातचीत की, हम कुछ और आंकड़े दिखाते हैं जिससे हमारे दर्शकों को और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कमी क्यों है। आप बन रहे हैं हमारे साथ राजेश। तो देखिए, बातचीत अगर सीरम की कर लें या टीके की कर लें या WHO की कर लें, क्या कुछ स्थितियां हैं, कुछ और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। तो टीके की कमी की अगर बात कर लें तो अगर दोनों खुराक देश के लोगों को अगर लगानी है तो 188 करोड़ खुराक की जरूरत है। मार्च के अंतिम सप्ताह से देश में टीके की कमी बताई जा रही है। ब्रिटेन, अमेरिका के मुकाबले भारत में बेहद धीमा है टीकाकरण। 100 की आबादी की अगर बात करें तो भारत में प्रति 100 की आबादी पर 13.61 लोगों को ही वैक्सीन मिल रही है। वहीं ब्रिटेन की अगर यह बात कर ले तो प्रति 100 आबादी पर 86.16 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। वहीं इसके अलावा अगर अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में प्रति 100 व्यक्ति पर आबादी पर यह 83.54 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। इसके अलावा ब्राजील में प्रति 100 आबादी पर 26.33 लोगों को यहां पर वैक्सीन मिल रही है। इसके अलावा रूस की बात कर ले तो प्रति 100 आबादी पर 17.25 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। चीन की अगर बात कर लें तो चीन में प्रति 100 आबादी पर 32.42 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। ये आंकड़े आवर वर्ल्ड इन डाटा के हैं, जिसके अनुसार हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन एक और जरा टीकाकरण की बात कर लेना है कि टीकाकरण पर अब तकरार क्यों हो रहा है, टीकाकरण को लेकर आखिर खराबी कहां है, स्थितियां क्या हैं। तो टीकाकरण के कहर के बीच में, यानी कि कोरोना के कहर के बीच में देश में वैक्सीन की भारी किल्लत है। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की किल्लत का ठिकरा सरकार के सिर पर फोड़ दिया है। जी हां, बिना वैक्सीन की उपलब्धता देखे सरकार ने नई आयु वर्ग को वैक्सीन की इजाजत दे दी। यह सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है। बिना स्टॉक के सरकार ने सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है। इसके अलावा सरकार ने WHO की गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया, सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा। देश में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से देश में 18 से 44 साल तक के जो लोगों के बीच में वैक्सीन लगाने के लिए बात कही गई थी, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। वैक्सीन की कमी की वजह से कई जगहों पर 45+ लोगों के भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इन सबके बीच में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार ने बिना वैक्सीन की उपलब्धता और WHO की गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने यह आरोप लगाया है। सरकार ने कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी बिना यह आकलन किए हुए कि यहां कितनी वैक्सीन की उपलब्धता है और इसको लेकर WHO की गाइडलाइन क्या कहती है। सीधे चलते हैं हमारे संपादक राजेश के पास। राजेश, कोई फॉलो नहीं किया गया, ना गाइडलाइन फॉलो की गई, ना उपलब्धता देखी गई और सारे लोगों के लिए वैक्सीन के लिए दरवाजे खोल दिए गए। देखिए, ये शुरू से भारत सरकार की अगर पूरी पॉलिसी आप देखें तो जब कोरोना पूरे वर्ल्ड में अपना कहर बरपा रहा था, उस वक्त भी भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट खोल रखा था। गलतियां वहीं से शुरू हुई और हम लगातार गलती पे गलती करते रहे और हम खुशफहमी में ये रहे कि हमारे ताली बजाने से, घंटी बजाने से, दीपक जलाने से कोरोना भाग जाएगा। और उसके बाद भी हम कुछ सीखे नहीं
कि लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया और लॉकडाउन से जो फायदा उठाना चाहिए था हम लोगों ने फायदा नहीं उठाया। पहले फेज में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हम सब लोगों ने भुगता है। दूसरे फेज में अभी की जो स्थिति है, आपने देखा किस तरह से मारक क्षमता कोरोना का बढ़ा और उसके बाद अस्पताल हो, स्मशान हो, सड़क हो, हर जगह मौत का तांडव साफ आंखों के सामने देखने को मिला है। हम लोग प्रभावित हुए। सरकार ने कहीं भी किसी भी विशेषज्ञ को नहीं सुना। तो भारत सरकार के जो सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उन लोगों ने कई बार सरकार को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, करना आपको ऐसा है, ये कर कुछ और रहे थे। दिक्कतें यहीं से हुई और उसके बाद से लगातार जब भी सरकार को सचेत किया गया कि आज सीरम जो कह रही है उसके बाद कोई नई बात नहीं कह रही है। सीरम इससे पहले भी उनको चेताता रहा है। उसके बाद भारत सरकार के जो तमाम जो लोग हैं, यहाँ तक कि आपको पिछले दिनों याद होगा नितिन गडकरी ने भी सचेत किया, उस पर भी सरकार नहीं जागी। अब जो नितिन गडकरी की आपने बातचीत की है राजेश, जरा वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं कि देश में अब तक वैक्सीन कितनी लगी है, जरा वो भी आंकड़े दिखाइए। और उस आंकड़े के अनुसार देश में अब तक 19,33,72,819 लोगों को वैक्सीन लगी। पहले डोज की बात कर लें तो पहला डोज जो है वो 15,05,01,878 ये आंकड़ा है पहले डोज का। और दूसरे डोज की बात कर ले तो 4,28,00,000 से ज्यादा लोग जो हैं उनको दूसरा आंकड़ा मिल गया। लेकिन सरकार को उनके ही मंत्रिमंडल के एक सहयोगी ने चिताया, ये ज्ञान दिया या सुझाव दिया कि भाई साहब करना है तो कुछ इस तरीके से कीजिए। क्या कुछ सुझाव दिया था नितिन गडकरी ने, जरा वो सुन लीजिए। कोई सेवाभावी करके ना करें। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनायसे दिल्ली में हैं, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। तो वैक्सीन की समस्या को सुलझाने में अगर आपको लगे कि इस तरीके से किया जा सकता है तो करिए। क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, यह भी आपने सुना। चलते हैं राजेश के पास। राजेश, जब मंत्रिमंडल के इतने वरिष्ठ सहयोगी जिनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के तहत कई अहम काम किया है नितिन गडकरी ने, उनकी चर्चा विपक्ष भी करता है, उनकी बातों की सराहना विपक्ष भी करता है, उनके कामों की सराहना विपक्ष भी करता है, वो तमाम लोग करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नितिन गडकरी ने अगर कहा है तो वो काम हो जाएगा। अगर नितिन गडकरी ने कहा है कि यहां सड़क बन जाएगी तो बन जाएगी, लोगों को भरोसा है। और जब नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि भाई साहब देश में कई ऐसी लैबोरेटरीज हैं जहां पर आप वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, आप उनको फ्री में मत दीजिए, आप जिस कंपनी से इस फॉर्मूले को ले रहे हैं उसको उसकी रॉयल्टी दीजिए और फिर उससे काम कराइए। पहले देश में दीजिए, उसके बाद अगर बचे तो फिर विदेशों को दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गया है। इतिहास जो है समय अपने आप को दोहराता है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस पर मनमोहन सिंह की सरकार पर यही शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मनमोहन जी की जो सरकार है वो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई है। आज वो खुद और इनकी सरकार इसी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई है। जब आपके मंत्रिमंडल के लोग कह रहे हैं, तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या का समाधान आसान था, हो सकता था इंडिया में, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये तो वही सही उसका जवाब दे पाएंगे। अब पता नहीं कितने मौत के बाद वो कहेंगे कि नहीं ठीक है तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं तब आप वैक्सीन का प्रोडक्शन करो। ये बात समझ से परे है और ये बड़ा ही मतलब आप कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकते हैं। पहले डोज की अगर बात कर लें, तकरीबन 14% के आसपास ही हम अपने इंडियन को मात्र वैक्सीन दे पाए हैं। अब जरा कल्पना कीजिए यही रफ्तार हमारा रहा तो आप तय मानिए तकरीबन 2 साल लगेंगे तमाम भारतीयों को टीका देने में। अगर सरकार इसी पॉलिसी पर काम करती रही और इसी रफ्तार से काम करती रही 2 साल का वक्त लगेगा। आप कल्पना न करें ये 6 महीने में हम वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेंगे। आप करने को तैयार ही नहीं है। आपके लोग जब समझा रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं, नितिन गडकरी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है।
तो अगर ये रफ्तार है तो आप लिख लीजिए कि 2 साल लगेगा भारत सरकार को तमाम भारतीयों को वैक्सीन देने में, और इस 2 साल के बीच में सरकार को तमाम विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि थर्ड फेज आने में भी देर नहीं है, तो अक्टूबर नवंबर में दस्तक दे देगा। मतलब राजेश, कोरोना की लहर लगातार बढ़ रही है, कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है, इसमें कमियां ये हैं कि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है और उसको उपलब्ध कराने के लिए कोई बेहतर पॉलिसी भी नहीं लाई जा रही है। हालांकि राजेश आपको रोकेंगे क्योंकि दुनिया जो है वो मौत के आंकड़े भी झूठे बता रही है। इस खबर को भी जरा हम अपने दर्शकों को बताते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो मौत के आंकड़े क्या झूठे हैं, ये बड़ा सवाल उठ गया है, और ये सवाल उठाया किसने है या इस पर बात कर कौन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर WHO का एक बयान है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ कहा। 2020 में कोरोना से लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई है, यह मानना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आधिकारिक आंकड़ों में दुनिया भर में 18 लाख से अधिक लोगों की ही मौत बताई गई, लेकिन दुनिया भर के देशों द्वारा दर्ज कराई गए संख्या से ज्यादा मौतें हुई हैं, यह WHO का कहना है। इसके अलावा बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट में यह तमाम बातें कही गई। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि खराब हो सकती हैं स्थितियां आने वाले दिनों में, तो क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है, और आखिर मौत के आंकड़े कौन छुपा रहा है? क्या सही तरीके से कोरोना मरीजों का आंकड़े नहीं आ पा रहे? क्या उन आंकड़ों के बदौलत कुछ काम नहीं हो पा रहा है? यह भी बड़ा सवाल उठ गया। लेकिन इस बीच बात करें तो कोरोना महामारी के चलते मौत का जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, असल में तस्वीर उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को कहा कि 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 से कम 30 लाख लोगों की मौत का अनुमान है, जो मृतकों की आधिकारिक संख्या से लगभग दुगनी है। WHO ने कहा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बहुत कम बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में 8 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे और 18 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह संख्या काफी ज्यादा है। लगभग 30 लाख 3 मिलियन, उस सांख्यिकी रिपोर्ट में 3 मिलियन का जिक्र किया गया है। 3 मिलियन का मतलब आप समझ सकते होंगे 30 लाख होता है। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हैं। राजेश, अब WHO ये कह रहा है कि नहीं भाई, 2020 में जो मौतें हुई हैं वो एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि उसके आंकड़े 30 लाख तक है, जबकि आधिकारिक पुष्टि जो तमाम दुनिया की सरकारें हैं जिन्होंने WHO को अपने देश के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके तहत तो 2020 में सिर्फ 18 लाख लोगों की ही मौत बताई गई है। लेकिन अब WHO कह रहा है कि नहीं भाई, आंकड़े तो बहुत ज्यादा है, 30 लाख लोगों की मौत हुई है, यह अनुमान है। नहीं, WHO पहले तो WHO का जो कार्यशैली कोरोना काल में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से संदेहास्पद है। कभी कुछ बयान आ रहा है, लेकिन जो आंकड़े छुपाने की जो बात की जा रही है वो तमाम स्टेट या तमाम देश की जो सरकारें हैं वो आंकड़ा छुपाती रही है। ये सबको पता है, इसमें कोई सवाल नहीं है। WHO अगर कह रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये आंकड़ा उसके बाहर जाए, उसके देश से बाहर जाए या मीडिया में आए कि उनके शासनकाल में इतने लोगों की मौत हुई है, सरकार की बदनामी होती है। तो ये हर सरकार जो भी WHO को रिपोर्ट दिया है, सभी देश, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, जो भी देश है, वो सभी लोगों ने जो आंकड़े हैं कम कर ही दिए हैं। लेकिन अब जो WHO का जो इनपुट आ रहा है उसके आधार पर जो WHO कह रहा है कि तमाम देश की जो सरकारें हैं वो आंकड़ा छुपाई है। सवाल ये है कि जब आंकड़ा छुपाई है तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? प्रश्न ये भी है कि जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा, जब तक डेटा सही नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा। इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इससे ये तय हो रहा है कि कोरोना को लेकर हम जो है सही स्टडी करने के मूड में नहीं है, हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, और उस तक तभी संभव है जब सही डेटा। राजेश, इससे तो एक ये भी सवाल उठ जाता है, राजेश इससे तो ये भी सवाल उठ जाता है कि फिर प्रॉपर लोगों की जांच भी नहीं की गई, फिर प्रॉपर लोगों का इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर आंकड़े कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हुए हैं तो ये तय माना जाए कि अगर इतनी मौतें हुई हैं तो कुछ घरों में मौतें हुई होंगी, कुछ दूसरे जगहों पर मौतें हुई होंगी जिनका आंकड़ा भी अगर नहीं मिला होगा, तो इससे तो ये माना जाए कि वो लोग कोरोना से पेशेंट थे या और उनका सही समय पर ना तो इलाज हो पाया और ना ही जांच कर पाई।
नहीं, आप जो कह रहे हैं वो एकदम 110% सही है। दरअसल है जो आंकड़ा जो वहाँ पेश किया जा रहा है, जो सरकारी अस्पताल है या सरकार जो अपना डेटा पेश कर रही है, उसी के आधार पर WHO कह रहा है, या इंडिया गवर्नमेंट या अमेरिका गवर्नमेंट जो भी कह रही है। लेकिन कुछ वैसे भी हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं है या सरकार वो रिकॉर्ड नहीं देना चाहती। उसका क्या आंकड़ा जो है, ये जो 30 लाख या 35 लाख बताया जा रहा है, ये नहीं है। इससे तकरीबन आप मान लीजिए कि डबल आंकड़ा है। और ये आंकड़ा तो 2020 का है। 2021 की क्या स्थिति होगी, ये तो WHO का अब इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी अगली सांख्यिकी रिपोर्ट आएगी और वो ये बताएगा कि 2021 में क्या स्थितियां रही होंगी, क्योंकि 21 में तो और हालात बुरे रहे हैं। ये आंकड़ा मैं यही तो कह रहा हूं कि जो 30 वो कह रहा है, आप 30 को डबल कर लें, वो तकरीबन 65-70 के आसपास का आंकड़ा है। और अगर ये 30 इसमें अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन कुल मिला के 1 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा हो जाएगा मौत का आंकड़ा। इस बात को WHO को भी स्वीकार करना होगा और पूरी दुनिया को भी, बिल्कुल उन्हें भी स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, तो सबको यह स्वीकार करना होगा और इस पर बेहतर काम करना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। फिलहाल राजेश, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब जाते जाते थोड़ी सी बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार की क्या स्थिति है आपको बताते हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण दर में कमी आई है, संक्रमण दर लगातार कम हो रहा है, रिकवरी दर लगातार बढ़ रहा है। अब यहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक बयान आया है, जिनका यह कहना है कि वैक्सीनेशन की कमी थी, लेकिन अब थोड़ी वैक्सीन आई है, टीका आया है, तो अब लोगों को लगाया जाएगा। जरा वो भी सुन लीजिए। स्वाभाविक रूप से उसका असर टीकाकरण पे पड़ता है, लेकिन आज फिर वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण का कार्य 45 से ऊपर वालों को जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। 18 प्लस वालों को भी पर्याप्त वैक्सीन मिलेगा। तो चलिए, अच्छी बात है, अगर वैक्सीन आ गई है, बिहार में वैक्सीन लगेगी तो लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि यहाँ मौत का जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास लगातार पिछले कई दिनों से बना हुआ है और स्थिति मौत की नीचे नहीं आ रही है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या में काफी गिरावट हुई है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रोज मिलने वाले जो नए मरीज हैं उनकी संख्या में भी गिरावट आई। लेकिन ऐसे कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन जाते जाते आपसे फिर से वही अपील कि आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी कोई मंशा नहीं है आपको डराने की या आपको ये आंकड़े दिखाकर घबराने की। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल मत डरिए। हमारी बस ये सोच है कि आप स्थितियों को समझिए, आप तमाम आंकड़े देखिए, उससे आपको स्थितियों को समझने में सहूलियत होगी। और जब आप स्थिति को समझेंगे, जब आप परिस्थिति को समझेंगे, तो आप अपना बचाव और अपना देखरेख, अपने परिवार की देखरेख बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिहार में लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर न निकले। और अगर घर से बाहर निकलते हैं किसी काम की वजह से, तो आप चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बन रहे DTV भारत के साथ। नमस्कार।